VMOU कोटा ओपन यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा बीएड के अंदर प्रवेश के हेतु आवेदन फॉर्म प्रारंभ किए गए हैं। जो साथी पत्राचार के माध्यम से बीएड करना चाह रहे हैं तो इस बीएड की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नोटिफिकेशन था, उसके बारे में मैं पहले अलग सी वीडियो बना चुका हूं। अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों, स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रति वर्ष की बजाय इस वर्ष है वो इन्होंने आवेदन फॉर्म भरने का तरीका कुछ अलग कर दिया है, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या और कैसे हम लोगों को सावधानी रखनी है, कैसे आप लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो प्रारंभ करें, सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाकर के लिखना है VMOU लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। इसको स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करते ही क्या होगा, देखिए ये साइट खुलेगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एडमिशन फॉरम ऑफ बीएड एंड MSc प्रोग्राम जनवरी 2025, लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 बताएगी। ये बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएं, इनका लुकआउट है। अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे दो ऑप्शन दिखेंगे, बीएड के लिए और MSc के लिए आवेदन फॉर्म। तो हम लोग बीएड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग बीएड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर बीएड। हम लोगों को अप्लाई फॉर बीएड पे क्लिक करना है। जैसे ही बीएड पे क्लिक करते हैं सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। ध्यान रहे कि आवेदन सबमिट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। पहला सवाल से आपसे पूछा जा रहा है कि आप नियमित रूप से 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, आपने BSTC DLED वगैरह किया हुआ है क्या, यानी इसकी प्राथमिक जो रिक्वायर्ड है वो BSTC DLED आपने नियमित रूप से किया हुआ होना चाहिए। यहाँ ये भी बता दूं आपको, इस बार है वो एग्जाम नहीं होकर के परसेंटेज बेस पर, आपके स्नातक के परसेंटेज के बेस पर मेरिट बनेगी, उसके अनुसार आपको एडमिशन होगा। यहाँ पे हम लोगों को यस करना है। जैसे यस करेंगे तो ही फॉर्म आगे बढ़ेगा, नो करेंगे तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यस करेंगे, यस करते आगे बढ़ते एग्जामिनेशन डिवीजन इन, कौन से डिवीजन के लिए आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट रखना चाहेंगे, यानी चयन होने के बाद, इसमें अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है क्योंकि मेरिट बेस ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आप कौन सी सिटी के अंदर है वो रिटर्न एग्जाम जो होंगे 1 साल के बाद, वो एग्जाम कहां से देना चाहेंगे वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। पहले आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट होने के बाद आप लोग यहां अपना आवेदक का नाम एज पर DEB ID जो आपको FR ID के आधार पर बनानी है वो आप बना लेंगे। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर का नाम, वैवाहिक स्थिति, हस्बैंड का नाम, जो भी आप पे लागू हो रहा है वो आप लोग 10th की मार्कशीट के अनुरूप भर लीजिएगा। ये भरने के बाद आपको अपना ABC ID और DB ID बनाना है। उसके बाद अपना गृह राज्य और गृह जिले को भरना है। अब हम लोग ABC ID और DB ID के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप ABC ID जिसे अपार ID भी कहते हैं, वो ABC ID अपार ID उसके साथ ही DEB ID बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बनाने में आपको कहीं पर भी दिक्कत फेस हो रही है तो मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग वहां जाकर के, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोज के लिंक डाले हुए हैं, वहां से आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए और उसके आधार पर आप लोग DEB ID और अपार ID जिसे ABC ID भी कहते हैं वो बनाते हुए इस फॉर्म को आगे बढ़ेंगे। उसके बाद साथियों आप लोगों को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस क्षेत्र से हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक हैं या नहीं है, अल्पसंख्यक का प्रकार, दिव्यांग है या नहीं है, दिव्यांगता का प्रकार, आप लोग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनलिटी, आप किस एरिया से हैं, स्पेशल कैटेगरीज। अब आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ आप वर्तमान में कार्यरत है या नहीं है। हैं तो किस में है, गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, एडेड स्कूल में है या अनएम्प्लॉय है। यदि आप अनएम्प्लॉय पे क्लिक कर देते हैं यानी कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो क्या आएगा, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल। यानी इसकी प्राथमिक आवश्यकता यानी जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप लोगों के पास STC किया हुआ हो, आप वर्तमान में टीचिंग प्रोफेशन में हो और आप स्नातकोत्तीर्ण हो। ये तीनों यदि आपके पास हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आप कहते हैं कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूं तो काम नहीं आएगा। आप वर्तमान में पढ़ा रहे होने चाहिए, चाहे कितने साल का अनुभव हो वो कोई जरूरी नहीं है, भले आप कल नौकरी लगे हैं और आप आगे पढ़ाते रहेंगे तो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे आता है करंटली स्कूल, आपकी प्राइमरी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं क्या। जैसे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगा हुआ है, L1 का टीचर अब की बार डायरेक्टली आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगा दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग यहाँ क्लास 1 से 5वीं तक को पढ़ा रहे हैं या क्लास 1 से 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि BSTC होल्डर्स जो L1 वाले हैं वो क्लास 1 to 5 या 1 to 8 ही पढ़ा रहे होते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे।
पढ़ेंगे। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस इन मंथ, ईयर एंड डेज, आप जिस दिन आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके पास कितने समय टीचिंग करवाने का एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एनुअल इनकम लिखनी है, करंटली स्कूल आपको यहाँ पे यस रखना है। एनुअल इनकम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना स्थायी एड्रेस, अपनी तहसील, डाकघर, पिन कोड ये भरते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अब मैंने सारी चीजें भर दी है। उसके बाद आप लोग देखेंगे स्थायी पता आपका सेम है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स यानी शैक्षणिक योग्यताओं की डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे मैं आपको 10वीं की डिटेल्स दिखाना चाहूंगा, इसमें इन्होंने लिखा है 10th की आप कौन से बोर्ड से किया वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th की डिटेल भरनी है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आपके हैं तो लिखना है, वरना कोई जरूरी नहीं। बीएसटीसी आपने कहाँ से करी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसमें आपने कौन से वर्ष में करी है, आपका मोड ऑफ मार्क्स थे या CGPA था या परसेंटेज था, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कितने में से यानी टोटली कितने में से कितने मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। मोड ऑफ एजुकेशन, यहाँ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। मोड ऑफ एजुकेशन जो आपने कोर्सेज रेगुलरली किए हैं वो रेगुलर करेंगे, और डिस्टेंस यानी जो पत्राचार के माध्यम से, किसी ने यदि 10th और 12th तो पत्राचार से होती ही नहीं है, रेगुलर ही लिखना है। उसके बाद स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने यदि रेगुलर किया है या डिस्टेंस का मतलब कोटा ओपन से किया या किसी भी और इंस्टीट्यूट से पत्राचार के माध्यम से किया है तो आप लोग डिस्टेंस लिखेंगे, वरना रेगुलर जो इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू। अब यहाँ ये भी आता है कि प्राइवेट मैंने तो करा है सर। अब प्राइवेट दो तरह की इंस्टीट्यूट जो है वो रेगुलर होती है, लेकिन उसमें हम लोग प्राइवेट पढ़ते हैं तो आप लोग रेगुलर लिखेंगे, और प्राइवेट नहीं आता है तो आप लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं। उसके बाद बीएसटीसी हम लोग रेगुलर मोड से किया हुआ होना चाहिए, या रेगुलर करेंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। पत्राचार के माध्यम से यदि आपने एसटीसी करी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं साथियों अपन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब सबसे पहले हम लोग ये सारी चीजें भर चुके हैं, इसके बाद हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, लेकिन कुछ है वो सब्जेक्ट ऑटो सेलेक्ट है। यदि आप ऑटो सेलेक्ट को रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधा नेक्स्ट पे करते हैं तो यहाँ एरर शो होगा। वो क्या आएगा, चूज अल्टरनेटिव 1 सब्जेक्ट फॉर बीएड फर्स्ट ईयर और 1 सब्जेक्ट फॉर बीएड सेकंड ईयर, प्लीज फिल फॉर्म करेक्टली। यानी आप लोगों को सब्जेक्ट चयन करना है। यानी जो ये दिखा रहा था ये तो ऑटो सेलेक्ट थे, इतने फर्स्ट ईयर में इतने और सेकंड ईयर में भी ये 5-6 सब्जेक्ट ऑटो सेलेक्टेबल है। अपन लोगों को यहाँ क्या करना है, इसमें भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, और ये यहाँ सेकंड ईयर में भी इनमें से एक सब्जेक्ट। अब इनमें से कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए रहेगा मैं आपको बता देना चाहूंगा। दो तरह के बैकग्राउंड से अपन आते हैं, एक तो होते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स और एक होते हैं साइंस वाले, और कुछ साथी है वो कॉमर्स के भी हो सकते हैं। जो साथी आर्ट्स से बिलोंग करते हैं उनको फर्स्ट ईयर में, जो साथी आर्ट्स से हैं जिनके बीए में हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जियोग्राफी या सिविक्स या कुछ भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, यानी जो कि एसएसटी से संबंधित होते हैं, वो सब्जेक्ट आपके यदि हैं तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पेडागोलॉजी ऑफ सोशल साइंस ये वाला सब्जेक्ट एक ही सेलेक्ट करना है। उसके साथ ही जो साथी साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको जनरल साइंस कर लेना है। ठीक है, ये 2-3 चीजें आप लोगों को रखनी है। जिनके बीए के अंदर हिंदी रही है, यानी हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, वो सोशल साइंस की जगह हिंदी भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जिनके इंग्लिश लिटरेचर रहा है वो इंग्लिश कर सकता है, संस्कृत रहा है वो संस्कृत भी कर सकता है। आर्ट्स वाले साथियों को ये फाइनेंशियल अकाउंटेंसी वाला करना है, कॉमर्स वालों को साथियों को। ठीक है, उसके बाद अगर मैथमेटिक्स आपकी रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन जो साथी एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, जिनका हिस्ट्री रहा है, पॉलिटिकल रहा है, वो सब जियोग्राफी रहा है, उन सभी साथियों को ये सोशल स्टडीज यानी 109 वाला ही सेलेक्ट रखना है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर के अंदर साथियों आप लोगों को आपका जो मेन सब्जेक्ट बीए के अंदर रहना चाहिए, यानी बीए या एमए दोनों में से किसी एक में रहा हो, उनका कॉम्बिनेशन के अनुसार आप लोगों को इसमें करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कोई भी कर सकते हैं। यदि आपके बीए के अंदर जियोग्राफी रहा है तो आप जियोग्राफी कर लें, हिस्ट्री रहा है तो हिस्ट्री कर लें। अब ये सिविक्स किसकी, अब यहाँ लोचा ये होता है कि साथियों आपके ना तो जियोग्राफी था और ना हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी था और एक आध सब्जेक्ट हिंदी था या ऐसा कुछ था। अब हम लोग सेकंड ईयर में क्या करें, उस समय आप लोगों को सिविक्स सेलेक्ट करना है साथियों, ये वाला। जिनका जियोग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं रहा है बीए के अंदर, उसके अलावा बीए के आर्ट्स बैकग्राउंड से जो साथी हैं उनका यदि कोई सब्जेक्ट रहा है तो उनको सिविक्स ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और कॉमर्स वालों के लिए एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, या अपना फोटो, सिग्नेचर, आपको थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का ब्लू इंक से देना है साथियों यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ ओनली, यहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ डालनी है, जिसके अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं। कौन कौन से देखिए, बीएसटीसी की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट जो आपकी स्नातक की मार्कशीट्स हैं वो सारी,
यदि आपने पीजी कर रखा है उसकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द इंस्टीट्यूट फॉर्मेट, इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप लोग अपना आधार कार्ड वगैरह ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, 10th की मार्कशीट भी डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट सर्टिफिकेट का 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ओबीसी, एमबीसी और एसबीसी के लिए है, बाकी एससी एसटी के लिए पुराने वाला चलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप विडो हैं, डाइवर्स है, वार्ड आर्मी है, राजस्थान डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको डालना है। एनओसी फॉर आउटसाइड ऑफ राजस्थान कैंडिडेट, यानी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एनओसी भी इसके साथ अपडेट करना रहेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ डाल दीजिए। पीडीएफ के साइज का कहीं कोई इश्यू नहीं है, आप कितना भी बड़ा पीडीएफ होगा ये ले लेगा। उसके बाद अपन देखेंगे, ये सारा मैंने फोटो, सिग्नेचर और थंब डाल दिया। आपने जो पीडीएफ डाली वो पीडीएफ आपको एक बार सारी दिखाई जाएगी, उसको आप स्क्रॉल करते हुए सारी चीजों को एक बार देख सकते हैं कि मैंने जो पीडीएफ डाली है वो सही है या नहीं है, क्लियर दिख रही या नहीं दिख रही। यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों को ओरिजिनल, ठीक है, कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश वगैरह इन्होंने दे रखा है। ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट अलाउड, यानी आप लोगों को यहाँ पे सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। कभी कभार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वाले एक फोटोकॉपी करवाते हैं तो शो प्रमाणित करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ है आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलर्ड स्कैन करते हुए अपलोड करने हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें होने के बाद एक बार आप लोग देख लेंगे, यदि ठीक नहीं हो तो आप बैक टू फॉर्म वापस जाकर के इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको एक बार ये दिखाएगा पूरा फॉर्म, आगे सॉरी इसमें अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका फॉर्म नंबर यहाँ रहेगा, नेम, फादर नेम सब रहेगा। अकाउंट डिटेल आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स डालनी है, सारा की सारी चीजें एफएससी कोड वगैरह डालते हुए, नेम ऑफ ब्रांच, फिल द स्टडी सेंटर्स प्रॉपर्टीज। यहाँ आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार आपको अपने जो भी 10 सेंटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर है वो 10 शैक्षणिक सेंटर इनके तय हैं, जिसमें प्रत्येक पर 50 सीटें रहेगी, यानी टोटली 500 सीटों के लिए प्रवेश होने वाला है। आप लोगों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार 10 सेंटर है वो सिलेक्ट करने रहेंगे। ठीक है साथियों, आप इसमें अकाउंट नंबर अपना सेल्फ या फादर मदर का भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये सारे के सारे सेंटर्स आप लोग एक एक करते हुए सभी 10th को अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक सेलेक्ट किया, ओके किया, एक किया, इधर ऊपर नीचे बैक वापस भी कर सकते हैं। एक बार देखते हुए आप लोग सारे यहाँ इस बार ले आइएगा। सारे के सारे यहाँ लाने के बाद 10 के 10 आप लोग सेव यहाँ करेंगे। सेव करते ही आपके सामने इसकी दिखाई जाएगी, एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इस सारे प्रीव्यूज को एक बार आप अच्छी तरह से जांच लें, देख लें, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें जो मैं भरने जा रहा हूं, फोटो, सिग्नेचर, सारे के सारे मेरे एकदम ओके है या नहीं है। ठीक है, फॉर्म नंबर आप एक बार नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सारी चीज आपको दिख रही है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो क्या मैंने सही किए हैं या नहीं किए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट्स, आप लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के 2 तरीके हैं, 500 रुपये फीस लगेगी, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। यूपीआई पे क्लिक करते हैं, आपके सामने QR कोड आएगा, आप QR कोड पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आप लोग वापस वेबसाइट पे जाएंगे जहां आप लोगों के सामने फॉर्म की PDF आ जाएगी। अब कंडीशन ये बनती है कि मेरी फीस तो खाते से कट गई और फीस है वो पे नहीं हुई, यानी खाते से तो कट गई सर, फॉर्म तो मेरा यहाँ से मुझे लॉग आउट कर दिया, बाहर कर दिया। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने शुरुआत में बोला था आपको फॉर्म नंबर नोट कर लेना है। फॉर्म नंबर का मैसेज भी आ जाता है। फॉर्म नंबर भूल चुके हैं तो फाइंड फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप लोग पेमेंट की स्टेटस चेक कर लेंगे, जो मैंने पेमेंट पे किया उसका क्या स्टेटस है, वो सही तरीके से सबमिटेड हुआ नहीं हुआ है। यदि आपका फोन पे या गूगल पे से आपने QR कोड पे पेमेंट किया, पेमेंट कट गया और अब है वो दोबारा से मांग रहा है, तो आप लोग एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस में आपको वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फॉर्म को वापस रीप्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ रीप्रिंट का भी ऑप्शन है। बीएड के लिए ये फॉर्म है, एमएससी के लिए है। फाइंड फॉर्म नंबर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप अपनी जनरल डिटेल भरते हुए फॉर्म नंबर भी दोबारा से ले सकते हैं। पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये संपूर्णतः अब एप्लीकेशन रीप्रिंट के लिए आपको फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म मिल जाएगा। इस प्रकार से कोटा ओपन जो बीएड के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी मैंने सारी प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत फील हो रही हो तो निवेदन रहेगा पहले वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लें। उसके बाद क्योंकि उसमें मैंने सारी समस्याओं का समाधान बता रखा है, एक एक चीज को मैंने स्पेशली इंगित करते हुए बताया है ताकि आप लोगों को कहीं कोई डाउट ना रहे, सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमें कमेंट करिए, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।